What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Lord Family. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। नॉर्मली जो है मुझे 200 से 250 मेल आया करते थे डेली, पर लेकिन अभी 2-3 दिन से देख रहा हूँ ये लगभग 800 से 900 के करीब पहुंच गए हैं जो डेली मुझे मेल आ रहे हैं। और इसमें कई सारे मेल ऐसे हैं जिसमें कई सारे बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं। उसमें ऐसे ऐसे भी सिलेक्शन है जैसे कि अगर बात करें कि जो 1-2 साल पहले हो चुके हैं जिन्होंने मेल नहीं किया ये बोल रहे हैं कि सर हम सोच रहे थे कि यूपीएससी में सिलेक्शन होगा तभी मेल करेंगे। यार वही बात मैं फिर से बोलूंगा, अपनी जो जीत है उसको सेलिब्रेट करो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे जो मैक्सिमम जो सिलेक्शन हो रहे हैं ये कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगभग 2-3 साल से कनेक्ट है साथ में एसएलवी फैमिली के साथ में। कोई 2017 का, इवन 16 के भी कुछ बच्चे हैं जो स्टार्टिंग में जब चैनल स्टार्ट किया था तो उससे भी कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहे हैं। जिस दिन मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी एसएलवी पर, मतलब यूट्यूब पर कहीं भी मैंने पहली जो वीडियो डाली थी वो थी एसएलवी चैनल के ऊपर, जो कि 28 नवंबर 2016 में डाली गई थी। तो कई सारे बच्चे तो ऐसे जो तब से देख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और वो अब भी कॉन्टिन्यूअस देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें यार, आप कहते हैं ना कि सर मोटिवेशन कहाँ से लेकर आते हो, इससे फालतू और क्या चाहिए यार। इतने सारे मेल, इतना सारा प्यार। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर किसी को मतलब जिसका सिलेक्शन हो रखा है, खासकर अगर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता हूं तो अपना जो सिलेक्शन का जो मैसेज है उसको फिर से सेंड कर देना। रिप्लाई करने के बाद में मत करना, ठीक है, उसको फिर से सेंड कर देना अगर आप लोगों का जो रिप्लाई नहीं आता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है, क्योंकि सारे मेल जो है वो डेली पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो अगर 1 हफ्ते के अंदर रिप्लाई नहीं आता है तो जिसका भी सिलेक्शन होता है वो फिर से उसको रीसेंड कर देना। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये आप लोगों के सामने जो खुशखबरी है यहाँ पर ये है, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन में इनका सिलेक्शन हुआ और इसी के साथ में कई सारे इंजीनियर देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो एसएससी के थ्रू जूनियर इंजीनियर के एग्जाम होते हैं उनमें इनका सिलेक्शन हुआ। देखिए वहां पर भी आप लोगों से जनरल स्टडी वगैरह पूछी जाती है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आप लोग यहाँ पर सुनते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो ही आप लोगों को देखनी है। ये लंबे समय तक आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। सोसाइटी, समाज, दुनियादारी में क्या चल रहा है, एक अच्छा डिस्कशन किसी के साथ में आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों की पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट होगा। तो आज की डेट एक ऐसा कॉम्पिटिशन की डेट है कि आप लोगों को हर जगह अपने आप को अपग्रेड रखना होता है। तो ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो एक कोई भी न्यूज़पेपर जो आप लोगों को सुटेबल लगे उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए, तो जिससे कि आप लोग अपग्रेड रहें। 24 घंटे जो भी चल रहा है दुनियादारी में आप लोगों को पता रहे कम से कम सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो पूरी एसएलवी फैमिली की ओर से इनको हार्दिक शुभकामनाएं। और एक और छोटी सी बात, एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर इतने सिलेक्शन हो रहे हैं, किस किस को कांग्रेचुलेशन लिखें। आप अगर कांग्रेचुलेशन लिखोगे तो आप लोग सोचे कि आप लोग को भी इतनी लॉन्ग कांग्रेचुलेशन लिखेंगे, ठीक है। तो बधाई देने में भी दिक्कत हो रही है अब आप लोगों को चलिए कोई नहीं, अच्छे से एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। डिस्कशन काफी प्यारा, काफी शानदार रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे और बाकी का फिर एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल कम है क्योंकि पॉलिटिकल जो अभी हमारी कंट्री में जो इलेक्शन होने वाले हैं, जो बेसिकली इलेक्शन होने वाले हैं 5 असेंबली की जगह, तो उसके चलते एडिटोरियल कई सारे उसमें, पर लेकिन जो न्यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज में थोड़ा सा ज्यादा टाइम आज लगेगा तो उसको ढंग से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये है बेसिकली क्वाड के बारे में। क्वाड, जिसको क्वाड्रिलेटरल फ्रेम, आप एक फ्रेमवर्क आप लोग बोल सकते हैं। क्वाड का मतलब सीधा सीधा बोलिए आप लोग 4, यानी कि 4 लोग मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ये जो क्वाड ग्रुप है, ये क्वाड ग्रुप की फर्स्ट समिट देखने को मिल रही है और ये जो समिट है ये ऑनलाइन है। तो क्वाड ग्रुप में मेंबर कौन है, तो क्वाड ग्रुप में यूएसए है, क्वाड ग्रुप में यूएसए है, इंडिया है, इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो इनके जो लीडर हैं उनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडन। हमारी कंट्री के जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है ये है यहाँ पर स्कॉट मॉरिसन जी, ठीक है। जो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इनका नाम है यहाँ पर योशिहिदे सुगा, वाई सुगा के नाम से भी आप लोग याद रख सकते हैं। इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जापान के वो थे शिंजो एबे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, खासकर हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसलिए इंडिया और जो जापान के रिलेशन जो इतने अच्छे लेवल पर पहुंचे तो शिंजो एबे साहब के द्वारा बहुत बड़ा रोल प्ले किया क्या। इसी के लिए हमारी कंट्री में जो भी पद्म विभूषण दिया गया है ना, उसमें शिंजो एबे साहब का भी नाम है, ठीक है। तो जो पद्म विभूषण अभी अनाउंस किए गए थे उसमें शिंजो एबे का भी नाम है, तो उनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आखिर ये क्या बोल रहे हैं कि अभी जो क्वाड की मीटिंग होने वाली है इनका फोकस एरिया क्या रहने वाला है। तो इनके द्वारा बोला गया कि कोविड-19 की वैक्सीन को टैकल करके चलेंगे ताकि सबको वैक्सीन मिल सके और उसका सोल्यूशन निकाल सके। दूसरा है कोऑपरेशन जो टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है एक तरीके से आज के दिन में बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप लोग इतने सारे फैमिली मेंबर एसएलवी के जो लेक्चर देख रहे हैं तो ये सारे टेक्नोलॉजी के बेस पर ही तो ये एक तरीके से पॉसिबल हो पा रहा है। आज के दिन में जो ये ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं क्वाड की, टेक्नोलॉजी के बेस पर ही तो ये पॉसिबल हो पा रहा है, तो ये फंडा रहेगा। दूसरा यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो है बहुत बड़ा मुद्दा है आज के
मार्केट में, और जब से जो बाइडेन साहब आए हैं तब से क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा अच्छे से सपोर्ट किया जा रहा है। इसके ऊपर एक आर्टिकल है, पूरा डिस्कस करूंगा एडिटोरियल के अंदर, बड़ा ही प्यारा है, उसको हम लोग समझेंगे। और ये जो बेसिकली है, ये इंडो पैसिफिक रीजन में ये एक फर्स्ट टाइम इस तरीके से मिलने जा रहे हैं। इंडो पैसिफिक जिसको समझ में नहीं आता है, तो अगर आप लोग अपनी कंट्री के नीचे जाएंगे तो यहां पर इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, और इधर आप लोग आएंगे तो इधर यूएसए हो गया, और यहां पर ये आप लोगों को साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, इधर यहां पर पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है। तो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच का जो आप लोग यहां पर बेसिकली कॉम्बिनेशन है, यहां पर इसको इंडो पैसिफिक रीजन बोला जाता है। तो इंडो पैसिफिक रीजन बोलने की वजह से चाइना कई बार चिढ़ जाता है। चाइना बोलता है इंडिया का नाम क्यों लेते हो यार, इसको एशिया पैसिफिक बोलो ना, क्योंकि ये तो एशिया वाला रीजन है। पर लेकिन यहां पर जो ये मुहिम स्टार्ट की गई थी, तो चाइना को टैकल करने के लिए इसको देखा जाता है कई बार, तो इसको इंडो पैसिफिक यहां पर बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि चाइना जो है इसको इंडो पैसिफिक नेटो के नाम से बोलते हैं। नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो एक पुलिसिंग ग्रुप है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। ये यहां पर जो नेटो बनाया गया था, ये जब उस टाइम पर यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है, तो उसको टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं सारी कंट्री मिली थी। तो नेटो एक तरीके से एक ऐसा ग्रुप है जो कि मिलकर काम करते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर भी कई सारे कटाक्ष करे थे। तो ये जो चाइना के द्वारा इसको इंडो पैसिफिक नेटो बोला जा रहा है, जो क्वाड ग्रुप है। यहां पर जो बीजिंग है उसके द्वारा भी आप लोगों को पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या हरकतें की गई लद्दाख वाले रीजन में। तो इस तरीके के मुद्दों पर भी बात की जा सकती है कि चाइना का जो दबदबा है, चाइना का जो रवैया है, खासकर लद्दाख वाले रीजन में अगर आप लोग बात करिए तो लद्दाख वाले रीजन में भी इसकी हरकतें ऐसी देखने को मिलती हैं। इवन अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में इसकी हरकतें सही नहीं है। और साउथ चाइना सी में अगर देखिए तो ये अपना दबदबा लगा कर रखता है, बोलता है कि मैं ही हूं बस यहां पर। इसका वही काम है कि साउथ चाइना यानी कि चाइना के नाम पर है तो पूरा रीजन मेरा हो गया। ऐसे तो भाई साहब पूरा इंडियन ओशन हमारा हो गया आज से, ठीक है। तो आज के बाद में इंडियन ओशन पूरा हमारा है, उसमें पैर मत रख देना। तो इस तरीके से हम भी बोल सकते हैं। पर लेकिन ये हरकतें जो है ये चाइना को शोभा देती है, हमारी जैसी कंट्री को ये शोभा नहीं देती है। तो इन मुद्दों पर भी बातें की जा सकती है। इसी के साथ में जो अब तक क्वाड के ऊपर जो सबसे ज्यादा जो कहते कि आरोप लगाए जा रहे थे, वो ये थे कि क्वाड में कोई भी एक तरीके से जो स्टेटमेंट देता था वो ऐसा नहीं था कि एक सही स्टेटमेंट देता हो। यानी कि कोई बोलता था चाइना को टैकल करने के लिए बोला जा रहा है, कोई बोलता था आपस में कोऑपरेशन करके इस प्रॉब्लम एरिया में सोल्यूशन निकालने की बात की जा रही है। क्योंकि अब तक कोई सबमिट नहीं हुई थी तो कोई बात निकल के नहीं आई थी, तो इसके चलते डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट स्टेटमेंट निकल कर आ रही थी सामने। पर अब यहां पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकल कर आएगी चारों की चारों क्वाड कंट्री से। तो ये एक पॉजिटिव साइड आप लोगों को यहां पर क्वाड का देखने को मिलेगा, जो कि एप्रिशिएट करने लायक है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है क्वाड के बारे में। सबसे पहले तो इसका नाम आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि नाम क्या है इसका। नाम इसको बोलते हैं QUAD, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा QUAD। तो ये क्वाड है इसका नाम। तो क्वाड को एशियन नेटो के नाम से भी जानते हैं, अभी आप लोगों से मैंने बात की। इसी के साथ में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से QSD के नाम से भी क्वाड को जाना जाता है। 4 कंट्री है इसमें, यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। और अगर क्वाड के बारे में बात करें तो ये स्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर ये 2017 में जब फर्स्ट टाइम क्वाड के बारे में बात की गई, तो जो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे उनके द्वारा इसका एक पाथ रखा गया था कि क्वाड जैसा कोई एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें मिलकर काम कर सके। आज की डेट में जो हमारी कंट्री की एक मालाबार एक्सरसाइज होती है, उसमें भी आज की डेट में चारों के चारों क्वाड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। और ये भी आप लोगों को रिसेंटली देखने को मिली, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। अच्छा ये बताइए मालाबार एक्सरसाइज कहां पर देखने को मिली रिसेंटली अभी? तो मालाबार एक्सरसाइज में यहां पर अब फिलहाल ये चारों की चारों कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मालाबार एक्सरसाइज जो थी स्टार्टिंग में स्टार्ट की गई थी 1992 में जब स्टार्ट की गई थी, तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में स्टार्ट की गई थी। आगे चल के 2015 में इसमें जापान जो था वो परमानेंट मेंबर जुड़ गया। कब? 2015 में। तो 2015 में परमानेंट मेंबर जुड़ गया। और फिलहाल जो है नॉन परमानेंट मेंबर यहां पर सिंगापुर और इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरीके से यहां पर मिलकर काम किया जा रहा है इन दोनों कंट्री के द्वारा। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी अभी यहां पर जो पार्टिसिपेट किया गया, ये एक तरीके से क्वाड का मेंबर होकर यहां पर पार्टिसिपेट किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों से कई बार ऐसे अगर बात करें कि देखिए आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछकर इनडायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर एक एंगल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहां से क्या क्या है यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों से बोला था कि 2020 के बारे में अगर बात की जाए, तो 2020 में अभी क्वाड की जो एक्सरसाइज है, जो बेसिकली क्वाड नहीं, जो मालाबार की जो एक्सरसाइज है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका 24th एडिशन था ये इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। और ये आप लोगों को अलग अलग फेज में नजर आई। जो पहला फेज हुआ इसका नवंबर में आप लोगों को देखने को मिला था बेसिकली बे ऑफ बंगाल में, विशाखापट्टनम के अंदर। और इसी के साथ में जो दूसरा फेज था इसका,
ये अरेबियन सी में देखने को मिला था, यानी कि एक तो मिला था इंडिया के इस साइड में और एक मिला था इंडिया के इस साइड में, ठीक है। तो ये मालाबार एक्साइज यहां पर देखने को मिली। तो इसके चलते यहां पर कुछ बातें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं 2021 के बारे में। तो 2021 में काफी इंटरेस्टिंग बात ये आ रही है निकलकर कि ये माना जा रहा है कि मालाबार एक्साइज में फ्रांस भी पार्टिसिपेट कर रहा है ज्वाइन करने के लिए। तो क्या ऐसा हो पाएगा, तो क्या कंडीशन होगी, उसके बारे में आगे जानने को मिलेगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, यहां पर बात की जा रही है ईवीएम के बारे में। हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है जब इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में सारी पावर होती है। तो आर्टिकल 324 याद रखिएगा जब भी इलेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की जाती है तो आर्टिकल 324 यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है कि हमारी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाए। 25 जनवरी को 1950 में हमारी कंट्री में ये बॉडी स्टैब्लिश की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को एक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो कौन सा डे है ये आप लोगों को बताना है। अभी जो जनवरी का महीना गया उसकी जो रिवीजन की भी वीडियो आई थी उसमें भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि जो ईवीएम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नॉर्मली पहले हम लोग इस तरीके से वोट डालते थे, एक पेपर हुआ करता था जिसको बैलेट पेपर बोलते थे हम लोग। फिर उसके बाद में चलकर हम लोग ईवीएम पर आ गए, यानी कि जो जो सिंबल है उसके सामने जाकर बटन दबाओ और इसमें एक नोटा का बटन भी ऐड कर दिया गया जिसको बोला गया नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से जितने भी नुमाइंदे हैं आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप लोग नोटा पर वोट डाल सकते हैं। तो ये भी इसमें ऐड कर दिया गया। फिर लगा कि कंफ्यूजन हो रहा है, भाई साहब पता नहीं कौन सा बटन दबकर किसके पास में वोट जा रही है, तो इन्होंने वीवीपैट भी डाल दिया। इसको बोलते हैं वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि वोटर अपने आप वेरीफाई कर सकता है कि किसको उसने वोट दी है, क्योंकि यहां पर स्क्रीन पर दिखेगा कि किसको वोट दिए और थोड़ी देर के लिए यहां पर ये पर्ची आएगी और फिर बॉक्स के अंदर चली जाएगी। पर्ची आप लोगों को नहीं मिलेगी। इसका क्या रीजन है, कई सारे एक बार मैंने पढ़ाया था तो बच्चा बोला था कि सर पर्ची तो मिलनी चाहिए, लेकिन अगर पर्ची मिल गई ना तो वो पर्ची जो है मान लीजिए आप लोग बूथ के बाहर लेकर जाओगे, बूथ के बाहर खड़ा होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर, वो बोलेगा दिखा किसको वोट डाल के आए, तो इससे कई बार खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए पर्ची यहीं पर ही रखी जाती है ताकि आप लोगों को ही पता रहे आप लोगों ने किसको वोट डाली है। उसको बोल देना बाहर जाकर कि भाई साहब तुम्ही को वोट दी है हमने, तो आपसे ऊपर कौन है, और पता चला फिर वो हारता हुआ नजर आ रहा है, बोला मैंने तो तुम्ही को दी थी, इसका पता नहीं, ठीक है। चलिए जो भी है, तो ये अभी ये बोला गया कि ईवीएम के बारे में जो फेक न्यूज फैलाई जाती है तो उसको रोकना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में कोई फेक न्यूज न फैलाए, और हमारी कंट्री में पुरानी फेक न्यूज, कई बार आप लोगों को एक कंडीशन देखने को मिलेगी, कई बार ऐसा होता है पुरानी न्यूज, अभी 2017 की एक आर्टिकल चल रहा था तो उसको फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो ये गलत बात है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में अंबानी भाई साहब के घर के सामने जो है काफी सारी सिक्योरिटी लगा दी गई है, क्योंकि इंडिया में पहले नंबर पर है सबसे अमीरी में और वर्ल्ड में 8वें नंबर पर है सबसे अमीरी में। तो अभी यहां पर कोई थ्रेट निकल कर आई जिसके चलते अभी इनके घर के सामने काफी जबरी सिक्योरिटी लगा दी गई। यहां पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है यहां पर कि जो डार्क वेब के थ्रू, जिसको बोला जा रहा है टोर प्रोक्सी, ठीक है, तो इसके थ्रू यहां पर इस तरीके की स्टेटमेंट दी जाती है ताकि पता न चल सके कि किसके द्वारा कहां से ये थ्रेट दी गई है। तो ये अनआइडेंटिफाइड चीजें होती हैं जिनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसी के साथ में यहां पर कई बार जो टेररिस्ट ग्रुप है वो भी इनके साथ में जुड़े रहते हैं। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एक नॉर्मल माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि अगर कंट्री में इतने अमीर आदमी जो है, बड़े आदमी जो है, अगर वही सिक्योर नहीं है तो फिर कौन सिक्योर होगा, ये बातें की जाती है, ठीक है। ये थोड़ी सोचने वाली बात है और काफी एक तरीके से अगर इलेक्शन में रिफॉर्म के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। अभी हमारी कंट्री में 44 एमएलए बोलते हैं जो आप लोग के विधायक होते हैं, विधायक जी जिनको बोलते हैं ना आप लोग, तो ये एमएलए होते हैं। तो ये स्विच किए एक पार्टी से और इनके द्वारा मैक्सिमम जो 44% एमएलए थे उनके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी है उसको ज्वाइन किया गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पर्टिकुलर एक रिपोर्ट लाई गई जिसको बोलते हैं यहां पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, तो एडीआर जिसको बोलते हैं यहां पर। तो एडीआर जो है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कंट्री में ये बेसिकली इन मुद्दों पर काम करती है जो कि यहां पर पॉलिटिकल मुद्दे से रिलेटेड होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है और यहां पर ये एनालिसिस करती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना कहां पर खर्च कर रही है, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड है तो उसमें क्या क्या नेगेटिव चीजें देखने को मिल रही है। तो ये बेसिकली कौन कौन से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव है उन पे क्रिमिनल के केसेस चल रहे हैं, तो ये जनता को जागरूक करने का काम करती है बेसिकली कि आप लोग जो वोट दे जिस इंसान को उसको समझ पाए कि ये इंसान कैसा है। तो यहां पर ये बोला गया है, ये काफी इंटरेस्टिंग लाइन लगी मुझे, एडीआर के द्वारा ये बोला गया कि जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि आप लोग के जो विधायक हैं और जो एमपी जो आप लोग के पार्लियामेंट है उनकी जो इनकम है, जैसे उनके द्वारा एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की गई, लगभग 39 यानी कि 40% के करीब उनकी जो इनकम है वो बढ़ गई। आप लोग समझ सकते हैं इनकम कहां से निकल कर आई होगी। तो कोई
ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। यानी कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग जाकर ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को अच्छी खासी यहां पर उसका कीमत मिलती है, तो उसकी कीमत की वजह से उनकी इनकम जो है यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर एक तरीके से काफी अच्छी खासी बढ़ गई है। तो एवरेज एसेट जो यहां पर देखा जा रहा है एमएलए या फिर एमपी की, वो 39% के करीब बढ़ गई है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं पिछले टाइम में मध्य प्रदेश में, मणिपुर में, गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में, कर्नाटक में कई सारी खरीद फरोख्त की गई यहां पर जो मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इनके हमारे विधायक साहब हैं, तो उसके चलते ये सिचुएशन सामने निकल कर आ रही है। तो अगर इलेक्शन में रिफॉर्म के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। अपनी कंट्री में अगर बात करें तो ऐसे ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं। एक नया पैटर्न निकल कर आ रहा है कि कोई नहीं, इलेक्शन कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी तो बाद में उसको गिरा देंगे पॉलिटिकल पार्टी को, उसके जो विधायक है उनको खरीद कर। तो ये एक अलग ही माहौल देखने को फिलहाल कंट्री में मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं जो वोटर है उनका भी ट्रस्ट यहां पर ये डिक्रीज करता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। जापान के बारे में बात की जा रही है और इंडिया के बारे में। हमारी कंट्री की स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही जापान की यहां पर जाक्सा, ठीक है। तो ये जापान की बोलते हैं यहां पर जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि इसको रिव्यू किया जा रहा है कि कई सारे मैनी कोलैबोरेशन दोनों के बीच में हो सकते हैं। तो कैसे कैसे कोलैबोरेशन देखने को मिलेंगे, तो कई सारे जैसे कि चांद के लिए भी यहां पर कोलैबोरेशन करने की बात की जा रही है। 2024 में हो सकता है दोनों मिलकर चांद पर अपना मिशन भेजें, और भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसमें मिलकर काम किया जा सकता है, ठीक है। तो कई सारे जो प्रोजेक्ट है उनमें देखते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट आगे निकल कर आएंगे। तो जापान की जाक्सा है, इंडिया की हो गई इसरो। इसी तरीके से आप लोग बताइए चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम, और आप लोगों को बताना है रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम। ये कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चाइना की स्पेस एजेंसी, रसिया की, या फिर यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोग डेली रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो इनके बारे में बता चुका हूं, तो लिखकर रिवीजन कीजिए, या फिर जिसको नहीं पता है तो होमवर्क हो गया ये आप लोगों के लिए, जाकर इसको जरूर देखिएगा। आप लोग पता होना चाहिए सारी चीजें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो इंपॉर्टेंट है नहीं यहां पर ये वाली न्यूज पर, लेकिन वैसे पर्सनल लाइफ में आप लोगों को रोल प्ले कर सकते हैं। अगर कभी भी किसी के साथ में शादी करनी है तो कम से कम आप लोगों को एक बार ये जरूर देख लेना चाहिए कि उसके आगे पीछे कोई पर्टिकुलर पर्सन, पता चला कोई लड़की है उसका बॉयफ्रेंड हो, पता चला कोई लड़का है उसकी गर्लफ्रेंड हो, और उसके चक्कर में फिर ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। यहां पर एक वुमेन है जिसकी शादी हो चुकी थी, तो उसका बॉयफ्रेंड था कोई पुराना, उसने उस लड़की के हस्बैंड को मारने की कोशिश की, और मारने की भी कोशिश इस तरीके से की कि रोड एक्सीडेंट लगे। पहले तो पार्क में यहां पर इसको मारने की कोशिश की गई, उसके बाद में वहां पर वो अनसक्सेसफुल हो गया, तो फिर उसको ट्राई की गई आगे मारने के लिए, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके समझ सकते हैं ये वुमेन जो है इसकी 41 साल एज हो चुकी है, तो अब भी जो है कंटीन्यूअस इस तरीके की हरकतें चल रही हैं। तो देखिए अगर इतने लंबे समय तक अगर कोई ये सिचुएशन देखने को मिल रही है तो आप लोगों को थोड़ा सा तो कम से कम यहां पर सतर्क रहना चाहिए कि कभी भी अगर शादी के लिए कोई डिसीजन लेना है तो कम से कम देख लीजिए अच्छे से कि पता चला कहीं और उसका पर्टिकुलर रिलेशन चल रहा हो, तो उस टाइम पर फिर ऐसे भी खामियाजे भुगतने यहां पर पड़ जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में ये भी न्यूज कुछ ऐसी है, किसी भी पार्टी में आप लोग जाते हैं तो उस इंसान से जरूर दूर रहिए जिसने शराब वगैरह पी रखी है, क्योंकि शराब वगैरह पीकर फिर यहां पर मुन्ना बन जाते हैं सारे, और किसी भी जो दूल्हे को गोली मार दी और कुछ कर दी तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि डिस्टेंस बनाकर रखिए, आप लोगों की सुरक्षा आप लोगों के हाथ में ही है। तो ऐसी दुर्घटनाएं कई बार देखने को मिलती है, तो अभी द्वारिका वाले रीजन में ये दुर्घटना देखने को मिली। तो ये दोनों केस जो है न्यू दिल्ली के हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव हमारी कंट्री में सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो हमारी कंट्री में इसके सेलिब्रेशन के चलते अभी जो एलजी है यहाँ पर दिल्ली के, वो उसको रिव्यू कर रहे हैं। हमारी कंट्री में आजादी का जो 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट की जानी है 2022 से, तो ये काफी लंबा, 1 साल लंबा लगभग ये पूरा महोत्सव चलने वाला है। तो उसी को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो ये जो स्टार्ट किया गया है इसमें यहाँ पर कुछ और बातें हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है उनके द्वारा दांडी से मार्च निकाला जाएगा, जैसे महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाला गया था। तो ये जो दांडी मार्च है निकाला जाएगा साबरमती आश्रम से, और 75वीं जो आजादी की सालगिरह है सेलिब्रेट की जाएगी। ये यहाँ पर बात बोली गई हमारी कंट्री में जो आज के डेट में कल्चर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है प्रहलाद पटेल साहब, उनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है। तो साबरमती आश्रम से यहां पर इसको स्टार्ट किया जाएगा, जैसे आप लोगों ने पास्ट में देखा था। तो 75वीं आजादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग 2022 में। ये तो मोदी जी का दांडी मार्च हो गया। मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री का दांडी मार्च बताता हूं, जिसको आप लोग सोल्ट सत्याग्रह या फिर सोल्ट मार्च के नाम से भी आप लोग जानते हैं उसको। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये स्टार्ट कब हुआ था और कब से कब तक चला था, तो 12 मार्च को स्टार्ट किया था। तो मोदी जी के द्वारा भी यहां पर 12 मार्च से स्टार्ट किया जाएगा, तो याद रखना। और वो 1930 में 12 मार्च से स्टार्ट किया गया था, और 6 अप्रैल तक चला था यहाँ पर ये 1930, यानी कि ये 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक यहाँ पर ये सोल्ट सत्याग्रह चला था। बेसिकली था क्या सोल्ट सत्याग्रह में, देखिए
देखिए ये एक तरीके का नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बोला गया कि जो नमक है वो हर एक इंसान की डेली रिक्वायरमेंट की चीज है, अगर उसको भी आज के डेट में इस तरीके से आप लोग अपने कंट्रोल में रखेंगे तो ये सही नहीं रहेगा। तो नमक की मोनोपोली थी जो ब्रिटिश की, उसको तोड़ा गया था इनके द्वारा बाय बेसिकली साबरमती आश्रम से दांडी यहां पर ये पहुंचे थे और इनके द्वारा नमक उठाया गया था। एक तरीके से इनके द्वारा नमक को अपने हाथों में उठा के इनके द्वारा बोला गया था कि मैंने ये जो आप लोगों का ये जो रूल है ये तोड़ दिया है यहां पर ये, ठीक है। तो साबरमती आश्रम से चले थे यहां पर ये और दांडी पहुंचे थे, ठीक है। तो ये यहां पर आप लोगों से इसी के चलते यहां पर मोदी जी भी इसी पैटर्न में यहां पर काम कर रहे हैं। तो ये कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कब का है यहां पर ये, किसके लिए है। तो ब्रिटिश जो राज था उस टाइम पर सोल्ट के जो रूल थे वो ये था कि यही ये काम करेंगे, जबकि हर घर में एक तरीके से नमक की जरूरत होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, उस टाइम पर हमारी कंट्री के वॉइसराय कौन थे ये आप लोग बताइए। जब हमारी कंट्री में सोल्ट सत्याग्रह जो था ये यहां पर चला, उस टाइम पर हमारी कंट्री के जो वॉइसराय थे इनका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये वॉइसराय कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। हमारी कंट्री में ये चल रहा है। बाकी चाइना क्या चल रहा है, चाइना ने 5 साल का अभी प्लान अप्रूव कर दिया है। यहां पर इसमें एक डैम बनाना भी है जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर डैम बनाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी, क्योंकि अगर ब्रह्मपुत्रा रिवर पर डैम बनाया जाता है तो इसको यारलंग ज़ेंगपो के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना, तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को यारलंग ज़ेंगपो के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग यहां पर इसको देखोगे सैंगपो के नाम से भी जानते हैं, दोनों इसी के नाम पुकारे जाते हैं। ब्रह्मपुत्र इसको आसाम में बोला जाता है। जब ये एंटर कर लेती है यहां पर बांग्लादेश के अंदर तो इसको जमुना बोलते हैं, फिर आगे चलकर इसको पद्मा बोल दिया जाता है। जब यहां पर ये गंगा के साथ में मैच कर, गंगा यहां पर मिलता है यहां पर, और फिर आगे चलकर जब ये गिरते हैं यहां पर इसको तो मेघना बोल दिया जाता है। ये इसी रिवर के नाम है। तो ये रिवर काफी इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो यहां पर डैम बनाने की बात की जा रही है। तो इनके लिए जो प्लान लाया जा रहा है 2021 से 25 तक का, ये इनका 14th 5 ईयर प्लान है। हमारे 5 ईयर प्लान जो है वो तो चल नहीं रहे हैं आजकल, तो यहां पर जरूर चल रहा है। बाकी का जो बाइडेन साहब है उनके द्वारा बोला गया कोविड-19 के लिए $1.9 ट्रिलियन यहां पर दिए जाएंगे, जिसके चलते यहां पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग काम कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है, तो उनको यहां पर ये एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो एक अच्छी बात यहां पर बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। बाकी यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर खासकर जो महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र में जो केस है वो अभी लगभग 60% जो नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं, तो हमारी कंट्री में अकेले महाराष्ट्र से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसके चलते जो महाराष्ट्र में एग्जाम होने वाला था महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो एग्जाम भी अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, जिसके चलते यहां पर जो कई सारी जगह पर यहां पर जो एग्जाम पोस्टपोन किया गया था, तो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहां पर कई सारे बच्चे तो मेल कर रहे थे कि सर ये एग्जाम आने वाला है, तो 14 को ये एग्जाम था, आई थिंक 14 को था शायद। तो कई सारे बच्चे बोले थे कि सर जल्दी जल्दी करंट अफेयर का रिवीजन करा दो। तो चलिए कोई नहीं, अब इसको पोस्टपोन किया गया। आप लोगों को अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यूअस रखनी है, उसमें कोई भी कमी आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी यहां पर ये एक जो न्यूज है, पहले ये देखिए, ये एक छोटी सी न्यूज है। यहां पर ये अवेयरनेस का कंपेन है, मैंने इसको टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। अगर कोई भी ऐसी अवेयरनेस की चीजें शेयर करता हूं तो ये आप लोग की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी में जो सही चीजें हैं उनको जरूर शेयर कीजिए, अवेयरनेस जरूर फैलाइए सोसाइटी में। तो ये एक बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताता है कि किसी के साथ में अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या फिर यूपीआई पिन ये किसी के साथ में भी शेयर नहीं करना है। आरबीआई कहता है, इनके द्वारा लिखा हुआ है, आरबीआई कहता है डू सेव डिजिटल ट्रांजैक्शन, इनके डिजिटल ट्रांजैक्शन जो मनी है सेव करनी है। सेव डिजिटल ट्रांजैक्शन स्टार्ट विद यू, आपसे ही स्टार्ट होता है ये। अगर आप लोग ये चीजें शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ में भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यूज ओनली वेरीफाइड, सिक्योर एंड ट्रस्टेड वेबसाइट या ऐप, किसी के भी ऐप उल्टे सीधे आप लोग डाउनलोड मत कीजिए। अगर कोई भी ऐप डाउनलोड करना है आप लोग किसी भी बैंक, ये आप लोगों को मैं बता देता हूं, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग आईसीआईसीआई, एसबीआई या फिर कोई भी आप लोग ऐप यूज करना चाहते हैं, फिर इनकी जो पर्सनल जो वेबसाइट है वहीं से ही जाकर वो ऐप वगैरह आप लोग डाउनलोड कीजिए, लिंक वहां पर अवेलेबल रहता है, क्योंकि दुनिया भर के उल्टे सीधे ऐप आप लोगों को आज के दिन में देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ में ये पे डिजिटली से स्टे सेफ, तो यानी कि आप लोग अगर डिजिटली पे करेंगे तो पैसे आप लोगों के हाथ में नहीं आएंगे, और पैसे हाथ में नहीं आएंगे तो आप लोग अपने आप को सेफ रख पाएंगे। तो ये यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक जो यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी कई सारी पॉल्यूशन के बारे में जब बात चलती है तो पॉल्यूशन के बारे में बार बार बात निकल कर आती है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये यहां पर बेसिकली, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं यहां पर थोड़ा। तो यहां पर जो बात की जा रही है किसके बारे में, ये सफर के बारे में। ये सफर वो वाला सफर है जिसमें बोला जाता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही आप लोगों को याद रखना, हमारी कंट्री में मोस्ट एडवांस एयर क्वालिटी और वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, यानी कि एयर की क्वालिटी के बारे में बताता है, और वेदर यानी कि कैसा मौसम आगे रहने वाला है। भविष्यवाणी नहीं करते मौसम के बारे में, तो ये भविष्यवाणी भी करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है, ठीक है। 3 सिटी में स्टार्टिंग में बोला गया
गया था कि पुणे, मुंबई, अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। तो ये तो आप लोगों से पूछे या ना पूछे पर ये जरूर पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। तो हमारी कंट्री में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी है, तो ये इंस्टीट्यूट कहां पर है? पुणे के अंदर है। तो कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है यहां पर, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पुणे के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इनसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशन के नाम दे देंगे। स्टेट पीसीएस के लिए बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। इंडियन मीटरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में बात करें तो आईएमडी इसको ऑपरेशनलाइज करता है। ये किसके अंडर में आता है? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में ही आता है आईएमडी। अगर बात की जाए, क्वेश्चन आप लोगों से पूछे क्या आईएमडी हमारी कंट्री के लिए काम करता है या फिर किसी और कंट्री के लिए भी काम करता है, तो इसके बारे में तो बहुत ही बार पढ़ा चुका हूं मैं। तो आप लोग बताइए किस किस रीजन के लिए और काम करता है आईएमडी। अगर बात की जाए यहां पर इंडिया का फर्स्ट एयर क्वालिटी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, यहां पर ये ऑपरेशन किया गया दिल्ली के अंदर में। ये ऑल वेदर पैरामीटर जैसे टेंपरेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, विंड की स्पीड हो गया, विंड की डायरेक्शन हो गया, तो ये सारी बातें बता दी है। यानी कि कैसा तापमान है, कैसी बारिश हो रही है, कितनी आर्द्रता है, या हवा की चाल कैसी है, डायरेक्शन कौन सी है, किस दिशा में जा रही है, तो इनके बारे में बात की जाती है। इसी के साथ में यहां पर ये जो यहां पर यूवी इंडेक्स है उसके बारे में बात करती है, पार्टिकुलेट मैटर, मरकरी, पारा, ब्लैक कार्बन, इन सब के बारे में भी आप लोगों को बताती है। और साथ ही साथ में पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि काफी लार्ज स्केल पर पोल्यूशन फैलाती है और सेहत को नुकसान पहुंचाती है, इसके बारे में भी ये बात करते हैं। मॉनिटर करते हैं ये हार्मफुल जो भी पोल्यूटेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे बेंजीन हो गया, टोल्यूइन हो गया, ज़ाइलिन या फिर मरकरी वगैरह ये देखने को मिलेंगे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देते हैं 24/7 बेसिस पर, ठीक है। तो इसी के साथ में अगर कहीं पर कोई दुर्घटना घटने वाली है, साइक्लोन आने वाला है, कोई ऐसी घटना होने वाली है, तो 72 घंटे पहले इंफॉर्म कर देते हैं कि ऐसा होने वाला है, अपनी पेटी बांध लो, यानी कि सुधर जाओ कि चीजें जो है वो टेक ऑफ करने वाली हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा। जो बेनिफिट है यहां पर, जो सफर के बारे में आप लोग जो बात कर रहे हैं यहां पर, इसका फायदा क्या है? कल को कोई साइक्लोन आना है और कोस्टल एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। 1 सेकंड मैप देखकर समझिएगा आप, 1 सेकंड। हमारी कंट्री में 9 ऐसे राज्य हैं जो कोस्टल एरिया के साथ में बिलोंग करते हैं, जैसे कि गुजरात हो गया 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो ये जो आप इंटरेस्टिंग चीज यहां पर देखिए, जो कोस्टल एरिया है यहां पर केरला, तमिलनाडु और इसी के साथ में वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो कोस्टल एरिया में और साथ पौंडीचेरी, तो 4 में अभी यहां पर असेंबली इलेक्शन है, ठीक है। तो यहां पर 1 हो गया आसाम में। तो अगर बात की जाए यहां पर बात की जा रही है कि जो कोस्टल एरिया है, अगर कल को कोई साइक्लोन आता है, कोई सुनामी आती है, तो 3 दिन पहले पता चल गया इनको, 72 घंटे पहले कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो ये आसानी से अपने आप को सेव कर पाएंगे। तो जो जान और माल की जो हानि है वो हम लोग रोक पाएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इसलिए यहां पर पहले ही प्रिपेयर अपने आप को कर पाएंगे एडवांस में। कोई टूरिस्ट घूम रहा है अगर पर्टिकुलर ओशन वाले रीजन में, किसी अंडमान या फिर अपना जो अरेबियन सी में या फिर जो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, ठीक है, लक्षद्वीप पर कोई है, तो इस तरीके से उनको भी वहां से बचाया जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इस तरीके से वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी, क्वेश्चन पूछे तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहां पर आप लोगों के सामने है, स्टेट ऑफ सिंगापुर जाकर इसको मैप में नहीं हारेगा। बाकी डेली 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती हैं, इन 2 को आप लोग अगर एंजॉय कर पाते हैं तो आप लोगों के जो एक तरीके से जो कॉन्फिडेंस होगा वो 7वें आसमान पर आप लोगों को कॉन्फिडेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके चलते आप लोग अच्छे से सारी चीजें जो है वो अपने ढंग से कर पाएंगे। और जिस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग के जो आंसर राइटिंग हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया, वो सारी चीजें भी आप लोगों को कवर होती नजर आएगी। जैसा मैंने बोला था, 1 पेज तो पूरा कंप्लीटली यहां पर इलेक्शन को डेडिकेट कर दिया गया इनके द्वारा। यहां पर भी हालांकि इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है, पर केरला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। ये जो है ये एक अच्छा आर्टिकल बोल सकते हैं, ये क्लाइमेट के बारे में यूएसए को बैकग्राउंड में कर ये आर्टिकल लिखा गया, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या बातें यहां पर की जा रही हैं। तो इंटरेस्टिंग है ये आर्टिकल। साइड वाला जो आर्टिकल है यहां पर ये आसाम में इलेक्शन के बारे में बात करें तो ये भी उसी तरीके से जैसे यहां पर इलेक्शन की न्यूज दे रखी है, कौन कौन कहां से क्या क्या नॉमिनेशन भर रहा है, क्या क्या दिक्कतें हैं, कौन क्या है, तो वही सारी बातें हैं। ये आर्टिकल जो है इसको मैं आप लोगों के लिए पीपीटी तो मैंने इसमें बना दी है, पर लेकिन ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को वैसे एक नॉर्मल जैसे कि स्टोरी के बेस पर। होता क्या है देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, सही और गलत आप लोग समझ पाएंगे, वरना पूरी यहां पर मैंने चीजें यहां पर ये आप लोगों के सामने पूरी पीपीटी की बना दी आर्टिकल की। ये बेसिकली बात क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कर्नाटका के एक मिनिस्टर थे जिनका नाम है रमेश, ठीक है। तो रमेश आप लोग याद रख लीजिएगा। अब इसको आर्टिकल को आगे लेकर चलते हैं। देखिए होता क्या है, जब इलेक्शन चलते हैं तो इलेक्शन में कई सारे स्कैंडल देखने को मिलते हैं कि ये मिनिस्टर जो है उसके साथ नग्न अवस्था में पाया गया, ये जो मिनिस्टर है ये ब्राइब लेता हुआ पाया गया। ये सारी चीजें आप लोगों को तब देखने को मिलेगी जब इलेक्शन पास में आ रहे होते हैं। तो यहां पर कई बार क्या होता है, किसी के ऊपर झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं और किसी के ऊपर सही आरोप भी लगाए जाते हैं। पर लेकिन झूठे और सही आरोप के चलते एक और नया एंगल यहां पर देखने को मिलता है, जो कि हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए। और इसमें मीडिया को भी हिदायत दी गई है इस पर्टिकुलर में कि केबल टेलीविजन जो नेटवर्क रूल है उनको भी इनको ध्यान में देकर चलना चाहिए। होता क्या है,
आप लोग ये देखिए किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आई कि ये उस पर्टिकुलर मिनिस्टर के साथ में ये पर्टिकुलर मिनिस्टर जो है उस औरत के साथ में नग्न अवस्था में पाया गया, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए ये पर्टिकुलर मिनिस्टर है और वो जो औरत है, अगर इन दोनों को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है और उसकी सीडी सामने निकाल कर आ गई और वो सीडी पब्लिक में अगर शेयर की जा रही है तो फिर ये सोचने वाली बात है कि इनकी प्राइवेसी का हनन हो रहा है, ठीक है। अगर दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ में है तो यहां पर मीडिया जो है उसको एक लूप होल में चलाती है, लगातार दबाकर चलाती है। तो ये इस तरीके से सोसाइटी में चीजें दिखाई जाती हैं, ये किस तरीके का माहौल क्रिएट करती है सोसाइटी में। तो क्या ये सही है? ये इनकी पर्सनल लाइफ है कि अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं। पर लेकिन अगर ये इस तरीके से कोई प्रोफेशनल उसका एक तरीके से कोई इंपैक्ट डालते हैं, जैसे हमारे इन्होंने बोला कि किसी पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को या किसी पर्टिकुलर औरत को इनके द्वारा बोला गया कि मेरे साथ में ये सारे काम करो तो मैं तुमको जॉब दे दूंगा, वो फिर इनकी पर्सनल लाइफ नहीं रह गई है। तो यहां पर जो मीडिया है, देखिए हमारी कंट्री में सबसे बड़ी दिक्कत आज के डेट में देखने को मिल रही है ना, वो मीडिया की है। मीडिया टीआरपी के पीछे इतनी लग गई है कि 24 घंटे आप लोग ऐसी न्यूज देखने को मिलेगी जो कि जनता का माइंड वॉश करने का काम करती है। जो सही चीजें हैं ना, जहां पर लगता है कि हाँ क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, उसके ऊपर बात ही नहीं करते हैं। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। इतने सारे जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें से दुनिया भर के किसानों की जान जा चुकी है अब तक, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं, महिलाओं का इतना सारे जो आज के में सोसाइटी में रेप के केसेस सामने निकल कर आते हैं, उसके बारे में कोई ज्यादा बात ही नहीं कर रहा है। यानी कि ऐसे ऐसे केसेस आज के में जो बहुत सारे बच्चों की जान जाती है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं कई सारी बीमारी की वजह से, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो जो मुद्दे हैं बेसिकली उनके ऊपर बात करने की कोई कोशिश नहीं करता है। इकोनॉमी की हालत इतनी खस्ता हो रखी है, उसको कैसे इंप्रूव करना है उसके बारे में डिस्कशन करें। तो हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं, हमारी सोसाइटी में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में सोसाइटी बहुत बड़ा रोल होता है, पर लेकिन जब सोसाइटी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करना बंद कर दे तो ये सही तरीका नहीं है। उस टाइम पर बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यही अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि देखिए अगर पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन रिवील की गई, वो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। आप लोग ये दिखाओ ना कि उसने वहां पर जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली था, तो उसने क्या क्या सही काम किया, क्या क्या गलत काम किया, कहीं पर करप्ट रहा या वो सारी चीजें दिखाओ ना ढंग से। पर लेकिन पर्सनल लाइफ को इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर दिखाते हैं सारे मीडिया हाउसेज, लगातार ये फोटो देखिए, ये देखिए ऐसी अवस्था में पाए गए। अरे यार उनकी अवस्था है, वो सारी उनकी जिंदगी है, उसको छोड़कर ये देखें ना कि जिस पोस्ट पर बैठा है उस पोस्ट के साथ में वो कितनी जस्टिस कर रहा है। तो वो चीजें यहां पर मीडिया को कम से कम गरिमा में रखते हुए काम करना चाहिए। और बाद में कई बार ऐसा पता चलता है किसी की इमेज खराब कर दी और बाद में पता चला कि उसके ऊपर ये आरोप लगाए गए थे वो झूठी चीज थी। तो उससे क्या होगा? क्या उसको रिकवर कर पाएंगे आप लोग? क्या उसकी इमेज धुल पाएंगे उस टाइम पर जो पर्टिकुलर पर्सन है? और ये पर्टिकुलर पर्सन के साथ में भी देखने को मिलता है। अभी एक न्यूज में पढ़ रहा था, उसमें एक पर्टिकुलर जो बंदा था उसके ऊपर आरोप लगाए गए कई सारे केसेस के, और मुझे लगा सर 10 से 15 साल या 20 साल के करीब वो जेल में काट कर आया है, ठीक है, वो झूठे आरोप की वजह से। तो आप लोग ये सोचिए कि किस तरीके की कंडीशन कई बार देखने को मिलती है। तो इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं उनको भी, ताकि सही तरीके से सही डायरेक्शन में प्रॉपर काम किया जा सके। तो ये इसी के बारे में यहाँ पर एक तरीके से एथिक्स के अंदर यहाँ पर आप लोगों के ये एथिक्स जो होने चाहिए मीडिया के, और एथिक्स जो होने चाहिए सोसाइटी के भी। और सबसे बड़ी बात है सोसाइटी भी इंटरेस्ट लेती है इन चीजों में। आप लोगों के सामने अगर कोई ऐसी मीडिया ऐसी कोई न्यूज आती है तो क्यों उसके ऊपर अपना टाइम दे रहे हैं, अपना कीमती टाइम, बहुमूल्य समय उसके ऊपर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्यों उस वीडियो के ऊपर क्लिक कर रहे हैं? आप लोग ये चीजें देख रहे हैं, इसीलिए तो ये चीजें आप लोग को परोसी जा रही है। अगर आप लोग भी थोड़ा समझदार हो गए, ऐसी चीजें नहीं देखोगे तो कौन आप लोग को ऐसी चीजें परोसेगा? क्योंकि इनका काम ही वही है, जो खा रहा है उसको खिलाते रहो, वही चीजें खिलाते रहो जो खाना चाह रहा है। अगर गंदी गंदी चीजें आप लोग देखना पसंद कर रहे हैं तो आप लोगों को वो चीजें ही दिखाएंगे, क्योंकि उनसे उनका पैसे की कमाई हो रही है। आप लोग अगर अच्छी अच्छी चीजें देखना पसंद कर देंगे और फालतू की चीजें देखना बंद कर देंगे तो इनकी सारों की अकल ठिकाना आ जाएगी। जैसे बॉलीवुड मूवी का बाइकआउट किया जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम तो कॉपी मारते हैं, काम ढंग से करते नहीं है। साउथ इंडिया में मेहनत करके मूवी बनाते हैं, उनके देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। अभी मैंने एक मूवी शेयर की थी आप लोगों को टेलीग्राम पर, याद होगी, उसमें कितनी शानदार तरीके से जो फूड के अंदर जो भी मिलावट की जाती है उसके बारे में सारी चीजें समझाने की कोशिश की गई है, किस लेवल पर क्या क्या करप्शन हो दिखाने की कोशिश की गई है। तो ऐसी ऐसी मूवीज को आप लोग देखो, आप लोगों के पास में टाइम है उसको ढंग से यूटिलाइज करो, लिमिटेड टाइम है उसको बर्बाद मत करो। कहने का मतलब ये है। तो मीडिया जो दिखा रही है उनकी ये सारी चीजें सपोर्ट करना बंद करो और सही तरीके से सही डायरेक्शन में फोकस करो, तो ज्यादा बेटर तरीके से अपने टाइम को इफेक्टिवली आप लोग भी यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये क्लाइमेट जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब क्या, एक तरीके से कि क्लाइमेट के साथ में जस्टिस करना। हम लोग बोलते हैं हमारी पृथ्वी पर जीवन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि पृथ्वी पर एक अच्छा क्लाइमेट है या फिर एक अच्छा इन्वायरमेंट है, यानी कि ऐसा माहौल है हमारी पृथ्वी पर हम लोग जिंदा है। जिस माहौल की वजह से हम लोग जिंदा हैं, आज की डेट में हम लोगों को उसी को प्रोटेक्ट करने की बात करनी पड़ रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है मुझे कभी कभी, जिस वुमेन के गर्भ से हम लोग पैदा होकर बाहर निकलते हैं उसी वुमेन को हमको सेव करने की जरूरत पड़ रही है, यानी कि जिसकी वजह से हम लोग इस दुनिया में आते हैं उसी
उसी की इतनी दयनीय कंडीशन कर दी है कि उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। सेम काम पृथ्वी के साथ में कर दिया है। आज के डेट में उसी को हम लोग सेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर एक ऐसी माहौल है जहां पर हम लोग आज के डेट में जान पा रहे हैं कि इंसान रहते हैं, एक मानवता, एक तरीके से एक इंसान जिंदा है, यहां पर इंसान यहां पर पैदा होते हैं पृथ्वी के ऊपर। अब तक कोई ऐसा ग्रह हम लोग के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं किया गया पृथ्वी के अलावा, और उसी पृथ्वी की हालत कर दी है कि उसको सेव करने की जरूरत पड़ गई हमारे लालच की वजह से। तो इसमें कई सारे तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लीडर हैं, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो टॉप पर आते हैं। इतना सरफिरा इंसान जो है मैंने कभी नहीं देखा जिंदगी में। उनको जिस तरीके का माहौल था, मतलब एक पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को एक मजाक बना के रख दिया गया। 46 प्रेसिडेंट अभी जो नए चुनकर आए जो बाइडन, इनके द्वारा इन चीजों को सही डायरेक्शन में लेकर चला जा रहा है। जो बाइडन के आते ही यहां पर बोला गया कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस देकर चलना है, क्योंकि ओबामा साहब जब यहां पर प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा फोकस दिया गया था साफ साफ कि हाँ क्लाइमेट चेंज को कैसे लेकर चलना है। और उनके द्वारा तो इवन हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है, उनको भी बोला गया था कि किस तरीके से आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसका पार्ट बनना चाहिए। तो अब यहां पर जो ग्लोबल जो भी यहां पर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे उसको यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके ऊपर कई सारी बातें की जाएंगी। और इस एरिया में कई सारे जो एम्बिशियस जो प्रोजेक्ट हैं, कई सारे एम्बिशियस जो टारगेट है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूएसए एक ऐसी कंट्री है कि जो जिधर वो चलता है तो कई सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि एक पावरफुल कंट्री है। इसी के चलते जो यूएसए के फॉर्मर स्टेट सेक्रेटरी थे, जिनका नाम है जॉन कैरी, उनको इनके द्वारा एक स्पेशल प्रेसिडेंशियल जो इनवॉय बना दिया गया क्लाइमेट का, यानी कि क्लाइमेट के लिए ही कंप्लीटली उनको डेडिकेट कर दिया गया कि क्लाइमेट वाला मुद्दा देखो यार, इसमें कोई कमी नहीं चाहिए मुझे। तो क्लाइमेट एक तरीके से वॉरियर की तरीके से इनके द्वारा पहले भी काम किया गया। इवन प्रेसिडेंट जो बिल क्लिंटन थे तब से लेकर यहां पर इस तरीके के एरिया में काम किए जा रहे हैं। ओबामा के द्वारा भी शानदार तरीके से पेरिस एग्रीमेंट को काफी अच्छे से सपोर्ट किया गया और वॉलंटरी कमिटमेंट भी किया गया उस टाइम पर। इवन बुश के टाइम पर भी ये काम किए जाते थे। यानी कि यूएसए की अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे, डोनाल्ड ट्रंप को निकाल दो अगर बीच में से, तो सारे ऐसे प्रेसिडेंट आए जिनके द्वारा इस पर्टिकुलर एरिया में काफी अच्छे से काम किया गया है। तो मेजर इकोनॉमिक फोरम जिसके द्वारा यहां पर बात की जाती है क्लाइमेट समिट, जो अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, कई सारे लीडर मिलेंगे अप्रैल में इसी ईयर में, तो उसमें देखने को मिलेगा कैसे आप लोग चीजों को कंट्रोल करके चल सकते हैं। तो यहां पर जो मेजर इकोनॉमीज जो फोरम है यहां पर, उनके द्वारा यहां पर बेसिकली मार्च 2019 में ये बात की गई थी बुश एरा के टाइम पर कि हम लोग आगे चीजों को लेकर चलेंगे, मेजर एमिटर जो है उनको कंट्रोल किया जाएगा, ताकि जो ज्यादा तरीके से आज के में क्लाइमेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं उनको देखा जाएगा। तो यहां पर बोला गया डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्नाइज द हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। समझने की बात कीजिए क्या क्या बोला जा रहा है यहां पर। आज के में यूएसए एक डेवलप कंट्री बन चुका है, शानदार तरीके से कोयला जलाया गया, शानदार तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला गया, टेम्परेचर में कोई देखा ही नहीं गया कितना बढ़ रहा है। तो इनके द्वारा ये काम कर लिया गया, पूरा अचीव अपनी कंट्री में शानदार जिंदगी जीते हैं आज के में। अब हमारी कंट्री जैसे कि नई नई अभी यहां पर इस दुनिया में चलनी स्टार्ट हुई है, अब लोगों के घरों में एसी दिखना स्टार्ट हुई है। लोगों के घरों में पहले पंखे ही रहते थे, इवन उन्हें बीजना बोलते थे, जिसको वो डंडी में इस तरीके से लगा रहता था, ठीक है, कि उसको इस तरीके से घुमा हिलाकर अपनी हवा एक तरीके से करते थे। अब जाकर लोगों के घर में एसी लगना स्टार्ट हुई है। तो अब जाकर हमारी कंट्री में अगर बोले तो हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ना स्टार्ट हुए, जहां पर यूएसए जो है वो कई साल पहले यहां पर ये काम कर चुके हैं। तो अब हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा देना कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वजह से इन्वायरमेंट को लॉस होगा, तो सोचने वाली बात होगी थोड़ा। तो इसीलिए बोला जाता है कि डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में बर्बादी किसी और के द्वारा की जा चुकी है, तो उनके ऊपर ज्यादा उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो हिस्ट्री में हरकतें कर चुके हैं। तो इसी के चलते बात की जा रही है कि नेट जीरो अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशन का देखने को मिलेगा, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है, 2050 तक तो कईयों का टारगेट है। चाइना ने यह टारगेट रखा है 2060 तक, जो जापान है, साउथ कोरिया, इनके द्वारा कई सारी कंट्री के द्वारा 2050 तक टारगेट रखे गए हैं नेट एमिशन जीरो को करने के लिए। तो बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो इसके ऊपर ऑलरेडी अपने डिसीजन ले चुकी हैं। अगर बात कीजिए यहां पर, ठीक है, अगर बात कीजिए तो अगर सारी कंट्री मिलकर साथ में आती है तो ही सॉल्यूशन निकल पाएगा। आज की डेट में बोला गया कि लगभग 65% जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं वो एग्री हो गए हैं कि हम लोग मिलकर काम करेंगे, एक कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड बनाएंगे 2050 तक का। पर लेकिन यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो ये चाहते हैं कि 2021 के अंदर ही 90% हो जाए यहां पर ये बढ़कर, यानी कि जो कार्बन को रोकने वाली कंट्री है वो और ज्यादा आगे आए निकलकर, क्योंकि जिस लेवल पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो दिक्कतें देखने को मिल रही हैं उसका सॉल्यूशन हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आज के में एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट पड़ रहा है, उसकी पैदावार घट रही है, क्योंकि जिस एरिया में जिस तरीके की फसल होनी चाहिए तो उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान देखने को मिल रहा है। जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, तो पानी जो होता है वो नीचे आता है नदियों की हेल्प से और फिर वो आके ओशन में गिरता है, तो इसके चलते ओशन का लेवल बढ़ जाता है। मान लीजिए ओशन जो है
1.5 मीटर ऊपर बढ़ गया। तो आसपास वाले रीजन में जो भी लोग रहते हैं यहां पर रहते हैं, तो आप लोग ये सोचेगा कि ये सारे भी कंटिन्यूअस जो लोग यहां पर रहते हैं, सारे लोग जो हैं वो डूबना स्टार्ट हो जाएंगे, उनको अलग जगह जाकर हम लोग को बैठाना पड़ेगा। तो ऐसी कई सारी कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी। तो न्यूजीलैंड ने ये बोला है 2025 तक ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि न्यूट्रल गवर्नमेंट बन जाएंगे। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। न्यूजीलैंड देखिए यहां पर अपनी कंट्री कंपेयर कर लीजिए, यहां पर ये न्यूजीलैंड है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर जो ये बेसिकली अगर आप लोग बात करें आज के में कि कार्बन न्यूट्रल होना है, तो इसमें सबसे पहले तो आप लोग लोकल क्लाइमेट जो इंपैक्ट है जनरली उनके द्वारा बोला जाता है 2030 तक ये काम करेंगे। तो उसका टारगेट सेट करना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने कि एग्जाम में इतना इतना सिलेबस तब तब कवर करना है, बिल्कुल ऐसे ही। इसी के साथ में रिपोर्ट रखनी पड़ेगी, शॉर्ट माइलस्टोन, यानी कि डेली एक एक पत्थर उठाना पड़ेगा मांझी की तरीके से। एक बार में पहाड़ नहीं तोड़ोगे आप लोग, डेली आप लोग कुछ कुछ चैप्टर खत्म करने पड़ेंगे, एक साथ में सारी किताब खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। और सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि हर एक कम्युनिटी सोसाइटी में जितनी भी है, तो सारे सब्जेक्ट साथ में लेकर चलना है। एक सब्जेक्ट से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। करंट अफेयर को फोकस में रखना है, क्योंकि करंट अफेयर सबसे सब्जेक्ट की बिहाइंड में आएगा। पॉलिटी में क्वेश्चन बन लिया कोई, पता चला करंट अफेयर था वहां पर, उसकी वजह से पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। पता चला अभी बहुत सारे पॉलिटिकल मेंबर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी ये बोला जा रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी यहां पर जो टैरिफ है इन्वायरमेंट जो बेसिकली ग्राउंड पर उनको देखना चाहिए, मॉडिफाइड करना चाहिए और एक अच्छे लेवल पर चीजों को लेकर चलना चाहिए, ताकि जो इंसेंटिवाइज किया जा सके जो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करे और कोयले से दूर जा रहा है, तो यानी कि इनके द्वारा भी इन सब चीजों को सपोर्ट करना चाहिए और हमारी कंट्री भी इनके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। आगे आने वाले टाइम में इन्वायरमेंट, ह्यूमन वेलबींग और एनर्जी, जो इवन एनर्जी के अलावा भी और भी कई सारी चीजें हैं जो है ग्लोबल गवर्नेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और जब तक यहां पर ग्लोबल लेवल पर सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ में मिलकर नहीं आएगी, तो कैसे सॉल्यूशन आप लोग निकालोगे। इकोनॉमी के बारे में बात करिए, चाहे पॉलिटिकल के बारे में बात करिए, तो क्लाइमेट जस्टिस इंपेरेटिव के बारे में बात करिए, तो इंडिया जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है यहां पर। और इसी के साथ में हमको भी अपनी कंट्री में जो फोकस करके ये चलना चाहिए कि हम लोग लीडरशिप का तो रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तो हिस्ट्री में ही रग रग में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा पेड़ की पूजा की जाती है हमारी कंट्री में, पशुओं की पूजा की जाती है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट की पूजा की जाती है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएं, कुछ ऐसा डेवलपमेंट करें, ग्लोबल एस्पायरेशन जो है उनको कमिटमेंट में लेकर आए कि हाँ ये चीजें हम लोग करनी है और ये क्विकली करना पड़ेगा। इस पर हम लोग ज्यादा देर कर नहीं सकते क्योंकि उसके लिए टाइम है नहीं, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर इसके अंदर बताई जा रही है। तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, आइडिया रखिएगा इसके बारे में, कुछ लिखने के जाते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, तो ये पॉइंट्स आप लोग यूज कर सकते हैं। केरला के बारे में बात की जा रही है, हालांकि वैसे डायरेक्ट देखा जाए तो अगर पूरी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक अलग आर्टिकल है। केरला हमारी कंट्री में ये यहां पर कर्नाटका और तमिलनाडु को टच करता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, पुद्दुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट केरला के अंडर में भी आता है, बाकी के 2 डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर में आते हैं और एक आता है आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो पुद्दुचेरी, जिसको पुंडीचेरी भी आप लोग कई बार बोलते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है यहां पर। ये तो केरला के अंदर जो आता है उसको बोलते हैं मेहे पुद्दुचेरी, ठीक है। तो केरला में यहां पर इलेक्शन होने वाले अभी, तो ये बात की जा रही है केरला 2007 में ओकी, ये नाम याद रखिएगा, ये साइक्लोन ओकी जो था केरला में आया। 2018-19 में बाढ़ देखने को मिली, 2020 में कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने कहानी खत्म कर दी। तो इस तरीके से करंट टाउन पर अगर देखें केरला की ग्रोथ पर काफी प्रेशर है। इसी के साथ में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है 8% के करीब बढ़ चुकी है। यहां पर कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे सप्लाई को, तो केरला स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन यहां पर जो लोगों को कमोडिटी प्रोवाइड कराता है फेयर प्राइस पर, यानी कि ज्यादा महंगा ना मिले, लोगों को इसकी मारने झेलनी पड़े। कंज्यूमर फेड के बारे में बात की तो स्टेट कॉर्पोरेशन कंज्यूमर जो फेडरेशन है वो यहां पर मिलकर काम करता है, जिससे कि लोगों को कई तरीके के क्रेडिट वगैरह भी प्रोवाइड कराए जा सके, उनकी जिंदगी जो है वो आसान बनी रहे। तो केरला में कई सारे ऐसे प्रोग्राम है। केरला को सैल्यूट किया जाता है। अगर बात करें हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में, सबसे ज्यादा लंबे समय तक ये माना जाता है केरला में लोग जीते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी कम है, बर्थ रेट और डेथ रेट भी एक नॉर्मल तरीके से देखने को मिलेगा। नीफा वायरस जब आया यहाँ पर 2018-19 में, उसको अच्छे से कंट्रोल किया गया। कोविड-19 को भी काफी अच्छे से यहाँ पर इनके द्वारा कंट्रोल किया गया। ये है यहाँ पर अर्धरम मिशन, ठीक है। तो अर्धरम मिशन आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं इसके बारे में। इसी के साथ में हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम चलाई जाती है कई सारी, गैस पाइपलाइन और जो सिटी गैस जो ग्रिड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार आप लोगों को केरला के अंदर देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आज के डेट में। तो इसके चलते आज के डेट में जो सोसाइटी है वो काफी लार्ज स्केल पर, ये तो सारी चीजें अच्छी अच्छी केरला के अंदर है, पर लेकिन आज के डेट में डिवीजन देखने को मिल रहा है। डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म के नाम पर बात कीजिए, यानी कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात कीजिए, ये तो कम होते जा रहे हैं और कम्युनलिज्म सोसाइटी के अंदर बढ़ता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरीके से नेशनल और ग्लोबल लेवल पर थ्रेट है। अगर हम लोग इसको देखें आज के डेट में, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से हेट करती है, कास्ट के नाम पर सोसाइटी डिवाइड हो जाती है, और खासकर जो पॉलिटिक्स जो है यहाँ पर, ये पॉलिटिकल जो क्वालिटी है वो डाउन होती जा रही है। पॉलिटिकल जो पार्टी है वो इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक गिरती है और संविधान की जो स्पिरिट है वो भी दांव पर लगा दी जाती है। कम्युनल जो बिलीफ है वो ट्रेडिशनल नॉलेज जो होनी चाहिए। अगर बात करें आज के डेट में
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी इसको इंक्लूड करके यहाँ पर चलने की कोशिश की जाती है। तो ये यहाँ पर हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्टोरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कीजिए आप लोग तिहाई या किसी और चीजों के बारे में, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अलग ही रवैया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आज के में जो पावर में है उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि किस डायरेक्शन में सोसाइटी को आप लोग ले जाना चाहते हैं। सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी और इन्वायरमेंट जो है यहाँ पर, इनके बारे में कोई ज्यादा बातें करता नहीं है, एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। तो अगर जेन्युइनली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप लोग चाहते हैं तो कई ह्यूज चैलेंज है। तो नई पॉलिटिकल पार्टी जो चुनकर आएगी उसको काफी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी केरला के अंदर में। तो ये बातें इनके द्वारा बोली जा रही है। और बाहर जो है बहुत ही तगड़े वाली बारिश स्टार्ट हो गई है, आप लोगों के एरिया में भी हो रही है कि आप लोग बताइएगा जरूर। यहां पर तो काफी अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पर बेलितुम के बारे में, बोला जा रहा है कि ये यहाँ पर बेलितुम इज इन इंडोनेशिया के अंदर है और यहाँ पर ये सुमित्रा जो आइलैंड है उसके वेस्ट में देखने को मिलेगा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में 1, बी में 2, सी में 2, ये सी में बोथ और डी में नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर इसका ए। ये यहाँ पर बेसिकली जो सुमित्रा आइलैंड है उसके ये आप लोगों को ईस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, ना कि वेस्ट में। बाकी ए स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर जो आइलैंड के जो बीच हैं जिसका नाम यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर तेंजुंग तंगी, इसी के साथ में तेंजुंग, ये यहाँ पर केलियांग। तो ये कई सारे बीच देखने को मिलेंगे जहां पर ग्रेनाइट, सैंड या फिर काफी शांत वाटर नजर आता है। इसी के साथ में आइलैंड है जहां पर टाउन देखने को मिलेगा, इसका नाम है यहाँ पर तेंजुंग पंदन, ठीक है। तो यहाँ पर डच कॉलोनी था जहां पर काफी कलरफुल हार्बर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में बात की जा रही है। अपनी कंट्री कंपेयर में अगर देखेंगे तो यहाँ की ये बात की जा रही है इस पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया तो यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पर फीडबैक देकर जरूर जाना यार। आप लोग लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो को, जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगे। और इसी के साथ में पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर लेना और लेक्चर को दूसरे के साथ में अगर शेयर करना है तो करिएगा, नहीं है तो नहीं करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर फीडबैक देकर जरूर जाना, ठीक है। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और यहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर। तब तक के लिए जय हिंद।